अगर ये कहूं, आपको अपडेट दे दूं कि अंतरिक्ष में भारत ने इतिहास रच दिया है। इंतजार 4 बजे तक का किया जा रहा था, इंतजार खत्म हुआ है। इतिहास भारत ने रचा है। अंतरिक्ष में आदित्य L1 उस पॉइंट पर पहुंचा है जहां जिस कक्ष में सूरज के पास, क्योंकि अब सूर्य को आज तक कोई उसको लेकर पता नहीं कर पाया था कि किस तरह से ये जो ग्रह है वो किस तरह गर्मी, कौन सी गैस, क्या कुछ इसमें है और किस तरह से हमको ये लाभ दे सकता है, क्या जो धरती है उसके लिए क्या कुछ हो सकता है। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर बधाई दी। आपको एक अपडेट और दे दें, अंतरिक्ष में भारत ने इतिहास रचा तो प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो हमेशा ध्यान रखते हैं देशवासियों का और इस बात का भी, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा रहने वाला था। आज का दिन का इंतजार हर किसी को था, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले सितंबर के लगभग जो है इसको लॉन्च किया गया था और जब ये उम्मीद की जा रही थी कि पहुंचेगा अब से कुछ ही महीने में, यानी कि आज के दिन जनवरी में लगभग ये था कि, और क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा तो दिन भी तय कर लिए जाते हैं, तो ये इंतजार था कि लगभग इस टाइम तक ये पहुंच जाएगा। एक्स पोस्ट की है और इस एक्स पोस्ट पर इसरो को, पूरे भारत को बधाई दी है कि एक और उपलब्धि भारत ने हासिल कर ली है और इतिहास रच दिया है। हमारे साथ राजीव तिवारी, दिल्ली ब्यूरो चीफ, जुड़ गए हैं। राजीव, आपको भी बधाई, पूरे देशवासियों को बधाई, क्योंकि इंतजार हम सबको इसी का था और खास तौर पर इसरो को बधाई जो लगातार मेहनत कर रहा था और मेहनत के बाद आज उसको सफलता मिली है और इसी कारण हम सबको गर्व की अनुभूति हो रही है। राजीव, दिल्ली को लेकर जरा ये अपडेट दे दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो बधाई दे दी है, इसके अलावा अभी क्या कुछ अपडेट और आ रही है? बिल्कुल, देखिए, कहा जा सकता है कि 2024 के शुरुआत में देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह जो उपलब्धि है इसे सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के तमाम देशों को इससे फायदा मिलने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो है खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया है और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दिया है, क्योंकि 2023 देखिए 2023 में भी इसरो के वैज्ञानिकों ने जो पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है चंद्रयान 3 को लेकर के, और उसके बाद यह शुरुआत में ही 1 जनवरी को जो है लॉन्च किया गया था और आज सफलता पूर्वक जो है सफलता इसमें जो मिली है, इससे लेकर के कहा जा सकता है कि बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीजों पे नजर बनाए हुए हैं डे 1 से, पहले दिन से ही, और आज उन्होंने खुद खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट भी किया है और वैज्ञानिकों को बधाई दिया। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह से अंतरिक्ष में भारत एक के बाद एक सैटेलाइट अपना लॉन्च कर रहा है और जो परफॉर्मेंस दे रहा है, इससे आने वाले दुनिया की नजर, कहा जा सकता है कि इस समय भारतीय टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत इस बात को भी मान के चल रहा है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है और जो तमाम उपग्रह सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं इसका फायदा सिर्फ भारत ही नहीं लगा बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी इससे सहायता दी जाएगी। जी राजीव, क्योंकि देखिए आप या हम अगर देखें, सबसे मुश्किल कार्य आज तक यही था। चांद तक लोग पहुंचे हैं, नासा पहुंचा, चांद पर भारत पहुंच चुका है, रूस पहुंचा, मंगल पर ग्रह पर अब पानी की खोज की जा रही है, अलग अलग ग्रह पर पहुंचा जा रहा है, लेकिन सबसे मुश्किल कार्य क्या था? सूरज या वहां तक पहुंचना, उस ग्रह को, उस तपते हुए ग्रह को जानना और वहां सौर वेधशाला जो हमारी पहुंची है, अब हमारे लिए आने वाले वक्त में ये कितना बेहतर होगी, हमारे लिए लाभदायक होगी। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस समय जिस तरह से पूरे कहा जा सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, चाहे वो धरती पर वायुमंडल हो,
धरती पर जो पर्यावरण जो बदलाव हो रहा है, तमाम चीजें जो हो रही हैं, इन सबको लेकर के सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देश एक्टिव हैं और लगातार इस चीज को लेकर के डेवलपमेंट किया जा रहा है। हर देश अपने अपने हिसाब से ये सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में स्टेबल कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में सिर्फ चंद्रमा और पृथ्वी और दूसरे ग्रहों की जानकारी न मिले, बल्कि जो लगातार परिवर्तन हो रहा है इस समय उसके बारे में भी डिटेल मिलता रहे। तो उसी क्रम में देखा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि है और इसका फायदा देखिए प्रधानमंत्री ने भी लगातार, प्रधानमंत्री हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कहीं आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जब G20 की जो बैठक हो रही थी, उस बैठक में उन्होंने कहा कि भारत का जो भी संसाधन है, चाहे धरती को हो या अंतरिक्ष में हो, उसका फायदा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों को देने की कोशिश रहेगी। तो कहा जा सकता है कि इससे जो है आने वाले समय में भारत को तो जो फायदा मिलेगा ही, दुनिया के तमाम जो साइंटिस्ट हैं जो नजर बनाए हुए हैं उनको भी बड़ी उपलब्धि मिलेगी और आने वाले समय में दूसरे देशों को भी मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। अब ये जो सौर वेधशाला, एक बार कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं उनको सुन लेते हैं। Happy that launching has been successful, but another crucial phase was that's today, 6 January. So it will reach its in final orbit, and according to ISRO, it's today 4 p.m. So it has not went straight forward from Earth to that point, Lagrangian 1 point. So it's called Lagrangian 1 point because of the scientist name Lagrangian. There are 5 points like that where Earth and Sun force of the gravity equates each other and it get balanced over there. So L1 point is one such point in between Sun and Earth. So it's does multiple orbiting. It has been done achieved through multiple orbiting first around the Earth. So it was a first doing that and giving thrust and increasing its radius of the orbit, and then finally it got its escape velocity, and after this 4-5 orbiting, after getting the final escape velocity, it traveled towards its journey towards the L1 point. And today it's crucial because if it goes little towards the sun, in that case it's will go into the sun, because sun is gravity is huge. If it is gets lower than the lower distance than the orbiting distance. देखिए, क्योंकि अब ये वैज्ञानिक ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये किस तरह से कक्ष में रहेगा, कैसे अब जो सौर वेधशाला है उससे हमें और बहुत सारी उपलब्धियां मिलेंगी, या बहुत सारे जो अंतरिक्ष के रहस्य हैं वो कैसे खुलेंगे, क्योंकि जब इसे कक्षा में फिक्स किया जाएगा, ये फिक्स हो गया हो, like coronagraph to see the sun, blocking the sun disk and looking at its atmosphere corona. So that is there, and in our there are 7 total science payload which will do their different job in research data. It will collect and send to us, ISRO's ground station. And our institute is Birla Industrial and Technological Museum under NCSM, Ministry of Culture, Government of India. We do science communication, and this is the oldest museum, science museum in the India, and we have made the model of the sun. We have made the model of the Aditya L1 satellite, and we have also created one miniature model of Aditya L1 which is orbiting around this Earth, and then it's reaching its final point L1 and orbiting around the L1 point. Yeah, around 4 months since it started its journey on 2nd September, reaching on 6 January 2024. So little more than 4 months it's taking. And it will reach its final point on 4 p.m. according to ISRO today. Yeah. So ISRO they have announced in its official YouTube channel they will live stream the reaching of it, and then they will finally announce its success. So you are hopeful this will be good? I'm more than hopeful. I'm confident that ISRO will do it because they have proved success mission of ISRO is high than any other space mission over the world. Dr. Rakesh Majumdar, curator, BITM. और देखिए, अब इसरो ने भी एक्स पोस्ट किया है, और इसरो ने एक्स पोस्ट में लिखा है
इंडिया आई डिड इट, आई हैव रीच्ड टू माय डेस्टिनेशन, ये आदित्य L1 की तरफ से लिखा गया है। आदित्य L1 हैज सक्सेसफुली एंटर्ड द हेलो ऑर्बिट अराउंड द L पॉइंट, यानी उस जगह पर और पहुंच चुका है। सीएम नौटियाल हमारे साथ साइंटिस्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क पर। सर जरा दर्शकों को सिंपल साधारण भाषा में बताएं कि किस तरह L1 का पहुंचना हमारे लिए लाभदायक होगा और इस वक्त वो कहाँ है, कैसे सूर्य से दूर कितना है? देखिए, जो हमारी सूरज की दूरी है उस दूरी के केवल 1% दूरी तक ये हमसे गया है। यानी अगर इतना ही 99 गुना आगे जाएगा तब जाके सूरज से पहुंचता। और उसका मुख्य कारण ये है कि जिस जगह पर ये है वहां पर भी तापमान 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है, जो बहुत ज्यादा होता है जी। और इससे ज्यादा दूर जाएगा तो अगर सूरज से ज्यादा पास पहुंचेगा तो इसको डैमेज होता है। एक तो बात ये कि क्यों इसको हम केवल 1% की दूरी जो करीब 15 लाख किलोमीटर की है वहां तक हमने इसको भेजा है। दूसरी बात है कि क्यों इसको हमने L1 बिंदु पर स्थापित किया है। एक्चुअली L1, L2, L3, L4 इन्हीं लैग्रेंज पॉइंट्स कहते हैं। ये वो बिंदु हैं हमारे और सूरज के बीच में, यानी पृथ्वी के और सूरज के बीच में, जिन पर अगर हम किसी सैटेलाइट को, उपग्रह को स्थापित करते हैं तो वहां पर हमें कम से कम एनर्जी खर्च करके वहां पर इसको रखा जा सकता है। वैसे कई लोग समझते हैं कि शायद ये किसी एक ही बिंदु पर स्थिर है, ऐसा नहीं है। ये एक हेलो ऑर्बिट में है जो L1 पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है ये, और किसी एक ही बिंदु पर स्थिर नहीं है। और ये जो हमारा सैटेलाइट है इसके उद्देश्य जो है कई सारे हैं। सूरज से निकलने वाला जो विकिरण है ये उसका अध्ययन करेगा। सूरज से हम जानते हैं अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, गामा रेज निकलती हैं, प्रकाश वहां से निकलता है। तो इतनी तरह की किरणें और बहुत सारे जो कार्पस्कुलर रेडिएशन भी उसमें से है, यानी ऊर्जावान कण भी उसमें से निकलते हैं, जिनमें प्रोटॉन्स हैं, जिनमें हैवी न्यूक्लियाई हैं, जैसे आयरन के केंद्रक और इस तरह की चीजें। ये इनमें से भी कुछ का अध्ययन करेगा और हमें बताएगा कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य से आने वाले विकिरण में और कणों में क्या क्या चीजें और कितनी कितनी है। सूरज पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा आधार कहा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सूरज के कारण हवाएं चलती हैं, सूरज के कारण पानी जो है वो वाष्पित होता है, इससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है, और सूरज के कारण ही हमारा अनाज और जो चीजें हैं, फल फूल है, वो सब पकते हैं। तो सूरज के बारे में हमारा जानना बहुत जरूरी है। पहला सीधा साधा जैसे मैंने कहा, क्योंकि सूरज में होने वाले परिवर्तन से पृथ्वी पर जो जीवन है उस पर सीधा फर्क पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी चीज यह है कि आजकल हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। जब सूरज की एक्टिविटी बढ़ती या घटती है तो उससे निकलने वाले जो रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो भी बदल जाती हैं, और जो हमारा कम्युनिकेशन है वो उससे दुष्प्रभावित होता है। तो हम जानते हैं कि सूरज का एक 11 वर्ष का चक्र है, 11 ईयर साइकिल जिसे हम कहते हैं, और सूरज पर जो सनस्पॉट्स हैं और जो सन की जो एक्टिविटी है ये धीरे धीरे बढ़ती है, 5-6 साल के आसपास में पीक पर पहुंचती है, उसके बाद फिर कम होने लगती है। तो हम सूरज के अध्ययन से पता लगाते हैं कि साइकिल कैसा होगा, और उस समय में हमें अपने सैटेलाइट की सुरक्षा का, अपने कम्युनिकेशन की रक्षा का भी प्रबंध करना पड़ता है। तो सूरज का अध्ययन इस तरह से हमारे लिए बहुत। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे जब चंद्रयान 3 पहुंचा था चांद की सतह पर, तो ये कहा जा रहा था कि भाई इतने दिन तो वहां पर अंधेरा रहता है, इतने दिन रोशनी होगी तो इतने दिन तो वो एक्टिव रह सकता है, फिर इतने दिन के लिए जो वो बैटरी है या जो चंद्रयान 3 है फिर वो डाउन हो जाएगा या स्लीप मोड में चला जाएगा। क्या आदित्य L1 के साथ भी कुछ ऐसा है, क्योंकि अंतरिक्ष में किस तापमान में या किस तरह से रहना है उसको वैसा बना के भेजा गया होगा? जी, जैसे मैंने कहा कि जहाँ पर ये स्थापित किया गया है वहां पर तापमान तो जरूर ज्यादा है, 800 डिग्री, लेकिन इसको सूरज से जो प्रकाश है वो निरंतर मिलता रहेगा, और किसी भी समय में सूरज के और पृथ्वी के बीच से कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जो इस पर छाया कर दे। तो इसलिए इसके लिए ऊर्जा की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जबकि चंद्रमा पे साउथ पोल के पास जब हमने चंद्रयान 3 को उतारा था तो वहां पर ये समस्या थी कि
करीब 2 हफ्ते के बाद जो है उसको रात में रहना था और उस पीरियड में उसकी बैटरी वगैरह चार्ज नहीं हो सकती थी क्योंकि वहां पर सूरज का प्रकाश नहीं था। लेकिन जो हमने स्थिति इसके लिए चुनी है जी। इसमें कभी इक्लिप्सिंग नहीं होगा, सन का इक्लिप्सिंग नहीं होगा और ये हमें जो है पूरी तरह, ये हमेशा पूरी तरह से सन सोलर रेडिएशन के लिए एक्सपोज रहेगा, तो वो समस्या इसमें नहीं आएगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और दर्शकों को आसान भाषा में चीजें समझाने के लिए।